नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का नाम है संतान की बेरुखी, जो अनुराधा चौहान जी की लिखी हुई कहानी है। मुरलीधर सुबह ही दिल्ली से लौटे और बहुत उदास बैठे हुए थे। उनकी पत्नी सरला देवी उनके समीप बैठी उन्हें समझाने का प्रयास कर रही थी। वो उनकी तकलीफ अच्छे से समझ रही थी कि बात इतनी भी छोटी नहीं जो भूली जा सकती थी। कब तक चिंता में डूबे रहोगे विजय के पापा? चलो अब कुछ खा पी लो, हमारी किस्मत अब यही सच है। साड़ी की कोट से आंखों को पोंछती हुई सरला बोली। सरला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जिस बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा दी, वो आज मुझसे ऐसी बातें करेगा। मैंने न सर्दी देखी न बारिश धूप, दिन रात पसीना बहाकर खेतों में काम किया ताकि उसके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकूं। उसके सपनों के चक्कर में कभी भी ठीक से विनोद पर ध्यान नहीं दे सका, और देता भी कैसे, उतना पैसा नहीं था उसे भी डॉक्टर बना सकूं। विनोद ने कभी भी मुझसे कोई फरमाइश नहीं की, वो तो बस इंजीनियर बनकर ही खुश था। आज अगर उसको घर लेने में मैंने थोड़ी सी मदद कर भी दी तो क्या गुनाह कर दिया। सिसक उठे मुरलीधर। वो जब से बड़े बेटे विजय से मिलकर दिल्ली से लौट कर आए थे तब से बेहद दुखी बैठे हुए थे। सरला, विजय को मैंने बहुत समझाया कि तेरी एक मरीज की फीस के बराबर विनोद की 1 महीने की तनख्वाह है। विनोद अगर लोन लेकर घर खरीदता है तो क्या बचाता और क्या परिवार को संभाल पाता। मैंने जो थोड़ा बहुत जमा किया विनोद को घर खरीदने के लिए दे दिया। वो तो बेचारा लेने को तैयार ही नहीं था। मैंने ही अपनी कसम देकर उसे मजबूर कर दिया था। मैंने तो यह बात विजय को यह सोचकर बताई कि बड़ा भाई है, छोटे भाई के घर लेने की खुशी से खुश होगा, पर वो तो खुश होने की जगह नाराज हो गया। कहने लगा विनोद को पैसे दिए हैं तो उसे भी चाहिए। मैंने कहा अब तक खेती में जितना कमाया तुझ में लगा कर तुझे डॉक्टर बना दिया, यह क्या कम है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारे छोटे विनोद का भी घर हो गया। इस पर विजय और सुधा बहू कहते हैं, बुढ़ापे में खेती का क्या करोगे, खेत बेच दो और हमें भी उतना पैसा दे दो जितना विनोद को घर के लिए दिया है। नहीं दे सकते तो अब कभी भी हमारे पास नहीं आना। उन दोनों ने तो आसानी से कह दिया कि खेत बेच दो। अब कैसे विजय को समझाऊं, यह सिर्फ खेत नहीं जान है मेरी। मेरे लिए इन खेतों ने सदा सोना उगला है। इसी के कारण विजय आज डॉक्टर बन पाया और डॉक्टर बन के आज अपने संस्कार भूल गया। विजय भूल गया वो दिन, कैसे मैंने दिन दिन भर पसीना बहाया, तेरे गहने बेचे, तब जाकर कहीं डॉक्टरी की पढ़ाई का खर्चा उठा पाया था। आज वही बेटा ऐसी बातें करेगा, कभी सोचा भी नहीं था। विनोद को क्या दिया सिवाय परवरिश के? विनोद ने शुरू से कड़ी मेहनत और स्कॉलरशिप लेकर अपने दम पर इंजीनियरिंग की। खैर छोड़ो, अपना सिक्का खोटा निकल गया तो अब रोकर क्या फ़ायदा। तभी फ़ोन की घंटी बजने लगी। यह लो सरला, विनोद का फ़ोन भी आ गया। तुम उसको कुछ न बताना, बेचारा दुखी हो जाएगा। जी ठीक है, कहते हुए सरला विनोद से बात करने लगी। हेलो छोटे, कैसे हो बेटा? कब की पूजा रखी है गृह प्रवेश की? अच्छा सुन ले, पहले बाबूजी से बात कर लो, वे तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। विनोद बेटा, मैं विजय के यहाँ से सही सलामत घर पहुँच गया हूँ। जल्दी पूजा की तैयारी कर लो। तेरी माँ को अपने छोटे का घर देखने की बहुत इच्छा है, इस बार उसे लेकर आऊँगा। जानता हूँ बाबूजी, माँ की हमेशा यही इच्छा रही है कि मेरा अपना खुद का घर हो जाए। आप दोनों के आशीर्वाद से घर भी हो गया। मैं भी माँ से जल्दी ही मिलना चाहता हूँ, इसलिए पूजा अगले सोमवार को ही रखी है। मैंने टिकट भेज दिए हैं आप लोगों का, कल के कल ही जल्दी से आ जाओ तो सब आपके और माँ के रीति रिवाजों से हो जाएगा। बाबूजी, माँ को फ़ोन दीजिए ना, पूजा माँ से कुछ बात करना चाहती है, विनोद बोला। ठीक है बेटा, हम आ जाएंगे, माँ को फ़ोन देता हूँ, ले बात करवा दे। जी बाबूजी, पूजा हाथ में फ़ोन लेते हुए बोली। कैसी हो बहू, छोटे और तुम ठीक तो हो? सरला ने फ़ोन लेते हुए सवाल किया। माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताओ। हमेशा हंसी खुशी बात करने वाले बाबूजी की आवाज़ आज बुझी बुझी सी क्यों है? सब ठीक तो है ना माँ? फ़ोन लाउड स्पीकर पर होने से पूजा सारा वार्तालाप सुन रही थी। अरे कुछ नहीं बहू, वो आज ही दिल्ली से लौटे हैं तो थके हुए हैं। उनका कई दिनों से राहुल और रावी से मिलने का बहुत मन था तो 2 दिन के लिए उनसे मिलने चले गए थे। माँ, मैंने भैया को तो कल शाम को ही फ़ोन किया था तो भैया बोले
कि वो लोग 1 हफ्ते से बाहर हैं, 1 हफ्ते बाद लौटेंगे, तो गृह प्रवेश में नहीं आ पाएंगे। आप बोल रही हो कल ही उनके यहाँ से आए हैं। भैया ने झूठ बोला? माँ बाबूजी की भैया से कोई बात हो गई है क्या? फोन लाउड स्पीकर पर था, इसलिए विनोद को भी माँ की बात सुनकर अचंभा हुआ, तो पूछने लगा, तू बदल नहीं सकता ना छोटे, हमेशा जासूसी करने का शौक लिए फिरता है। कहा न सब ठीक है, अब फोन रख, तेरे बाबूजी का चाय पीने का मन है। विजय को कोई काम आ गया होगा, तुझे खराब न लगे इसलिए बहाना बना दिया होगा। और क्या कहती सरला बेटे से कि तेरा बड़ा भाई तेरे घर को लेकर नाराज है? सरला ने विनोद को कहानी बनाकर तो सुना दी, पर विनोद को यह बात हजम नहीं हुई। उसने गांव में रहने वाले अपने प्रिय मित्र प्रकाश को फोन कर दिया। अरे विनोद मेरे यार, कैसे याद आ गई? शहर जाकर तो भूल ही गए हैं तुम हमको। अरे कैसी बात करते हो प्रकाश, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ यार। जिंदगी में कितने भी दोस्त मिल जाएं, पर तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। बस ज़्यादा बातें ना बना, काम की बात कर, क्या समस्या आ गई है? सच दोस्त हो तो तेरे जैसा मेरे दिल के हर जज्बात समझ लेता है। प्रकाश जरा माँ बाबूजी से मिलकर हालचाल पता कर। आज बात हुई है मेरी घर पर बाबूजी से, कुछ ठीक नहीं लगा। हाँ ठीक है विनोद, तू चिंता मत कर, मैं सब पता करता हूँ, प्रकाश ने कहा। और सुन प्रकाश, कल तू भी आ जा आगरा, माँ बाबूजी को लेकर। मैंने अपना घर खरीदा है, इस उपलक्ष्य में छोटी सी पूजा रखी है। तेरी भी टिकट भेजी है, बाबूजी के फ़ोन में है, इसी बहाने तुझसे मिलना हो जाएगा, विनोद बोला। हाँ ठीक है, तू चिंता ना कर, मैं आ जाऊँगा, प्रकाश ने कहा। मुरलीधर सुबह उठकर खेतों में टहलने चले गए। अब खेती तो कर नहीं पाते थे, उम्र हो गई थी। 2 गरीब लड़कों से अपने खेतों में काम करवाते, बदले में 2 वक्त का खाना, रहने के लिए जगह और मेहनताना दे देते थे। रतन और मदन दोनों ही अनाथ और किस्मत के मारे थे, भूखे प्यासे रोजी रोटी की तलाश में दर दर भटक रहे थे। मुरलीधर उन्हें साथ ले आए थे। मुरलीधर से मिलने के बाद उनकी जिंदगी बदल गई थी। अरे काका आ गए आप, रतन बोला। यह देखो, इस बार हमारे खेतों ने सोना उगला है, गेहूं की फसल बहुत बढ़िया हुई है। मौसम में हरबान रहा तो जल्द ही कटाई शुरू कर देंगे। सच बताऊं काका, जब से अपने हाथों से खेतों में काम करना शुरू किया, तब से इस धरती से प्रेम बढ़ गया। रतन सही कह रहा है काका, अब तो इन खेतों से दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनकी बातें सुन मुरलीधर भावुक हो उठे, सोचने लगे, एक मेरा बेटा है जो इन खेतों से नफरत करता है। यह नहीं सोचता कि आज इन्हीं खेतों की बदौलत वो राजा बना बैठा है। इसी सोच विचार में डूबे थे मुरलीधर। चरण स्पर्श चाचा जी, कैसे हो? दिल्ली से कब आए? प्रकाश पैर छूते हुए पूछा। बढ़िया हूँ बेटा, आज ही लौट कर आया हूँ। तू अपनी बता, घर पर सब सही है? बच्चे बहू और गिरधर भैया कैसे हैं? वो ठीक हैं? सब बढ़िया है चाचा जी। विनोद से बात हुई थी, उसने कहा कि मेरा भी टिकट आपको भेजा है। यही कहने आया था कि कल मैं भी विनोद के गृह प्रवेश के लिए आपके साथ आ रहा हूँ। यह तो अच्छी बात है बेटा, तुम भी जा रहे हो। तुम एक काम करना, अपनी चाची को साथ ले जाना। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊँगा। क्यों, क्या हुआ चाचा जी? प्रकाश ने तुरंत उन्हें छू कर देखा। बुखार तो नहीं है चाचा जी, फिर भी चलो दवाखाने डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है बेटा, कहकर मुरलीधर चुपचाप बैठे रहे। चाचा जी कोई परेशानी है तो मुझे बताइए, भरोसा रखिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जो भी बात हो अपना बेटा समझकर कह सकते हैं। प्रकाश ने उनका हाथ थाम कर पूछा तो मुरलीधर की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देख मदन और रतन दौड़कर उनके पास आ गए। यह क्या काका, आप रो रहे हो? काका, आपने हमें बेटा माना है, हम आपको रोते नहीं देख सकते। बताइए हमें काका, क्या तकलीफ है? शायद हम सब आपके लिए भी कुछ कर सकते हैं। हाँ चाचा जी, क्या बात है बताइए। ठीक है बताता हूँ, पर तू वादा कर विनोद को कुछ नहीं बताएगा। मैंने बहुत दिनों से अपने हाथ तंग रखकर 20 लाख रुपए जमा किए थे। खेतों में दिन रात काम किया, क्योंकि मैं विनोद के लिए कुछ कर नहीं पाया था। जब से दोनों बेटों ने कमाना शुरू किया तो फिर हमारे खर्चे कम हो गए। विनोद ने एक घर पसंद किया था, मुझे बुलाया था देखने के लिए, पर वह मुझे बहुत छोटा लगा। तो मैंने उससे कहा घर लेना है तो थोड़ा बड़ा खरीदो, पर उसके पास बड़ा घर खरीदने के लायक बजट नहीं था, तो बड़ा घर लेने में मैंने उसकी मदद कर दी। विजय को यह बात पसंद नहीं आई। अब उसे भी उतने पैसे चाहिए। कहता है चाहे कहीं से भी दो, घर बेचो या खेत,
सिसक उठे मुरलीधर। तो क्या सोचा आपने चाचा जी? घर तो नहीं बेचूंगा, अब तो मेरा बेटों पर से भरोसा टूट गया है। जब मेरा एक बेटा ऐसा निकला, दूसरा कितने दिन साथ देगा? उसको पैसा देने के लिए खेत का एक टुकड़ा अपने पास रखूंगा, बाकी के खेत बेच दूंगा। हमें रोज का कलह नहीं चाहिए। खेत के एक हिस्से से ही मेरा और इन दोनों का गुजारा हो जाएगा। मुरलीधर ने रतन और मदन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अच्छा, अब चलता हूँ। मुरलीधर घर लौट गए। प्रकाश ने मदन और रतन से कहा, सुनो, मैं कल विनोद से जाकर इस बारे में बात करता हूँ। तुम लोग चाचा जी का ध्यान रखना। इन खेतों में चाचा जी की जान बसती है। या खेत चले गए तो वो जी नहीं पाएंगे। इसके लिए मैं उन्हें दिया वादा भी तोड़ सकता हूँ। ठीक है प्रकाश भैया, अब वो विनोद भैया ही कुछ कर सकते हैं। दूसरे दिन सुबह ही प्रकाश और सरला विनोद के यहाँ पहुँच गए। अरे माँ आ गई। प्रकाश, यह है मेरे सपनों का घर। अरे बाबूजी कहाँ हैं? विनोद ने बाहर झाँक कर देखा। मुरलीधर को न देख दुखी हो गया। माँ, बाबूजी। उनकी तबीयत थोड़ी नरम थी और बहुत ज़्यादा गर्मी, इसलिए नहीं आए। ओह, तो फ़ोन पर बता देती तो पूजन कुछ दिन बात कर लेते। अच्छा, अब बातें बाद में, पहले आप लोग थोड़ा आराम कर लो। विनोद और पूजा दोनों पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे। प्रकाश विनोद की 6 साल की बेटी खुशी के साथ खेलने लगा। विनोद उसे अकेला देख उसके पास आकर बैठ गया। बेटा जाओ, मम्मा के साथ खेलो। अब बता प्रकाश, बाबूजी क्यों नहीं आए? सच में बीमार हैं या कोई और बात? प्रकाश सारी सच्चाई बयां कर देता है। विनोद को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका बड़ा भाई ऐसा व्यवहार करेगा? वो चुपचाप उठकर पूजा के पास चला गया। उसे सारा किस्सा कह सुनाता है। क्या बात कर रहे हो आप? बड़े भैया के पास इतना पैसा है और दिल इतना छोटा। सुधा भाभी उनका दुख क्या समझेंगी? मैं रही हूँ माँ बाबूजी के साथ। जब आप नौकरी तलाश रहे थे, मैंने देखा है बाबूजी को दिन रात एक करके मेहनत करते हुए। मौसम खराब होने लगता तो रात रात भर सो नहीं पाते थे। जब मैं कहती आपके दोनों बेटे कमा रहे हैं, फिर भी आप बेकार ही इतनी मेहनत करते हो बाबूजी, तो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, पर हमेशा मिट्टी से जुड़ा रहना चाहिए। यह धरती माँ है, हमसे कुछ लेती नहीं, पर प्रेम और मेहनत से सींचते रहो तो सोना भी उगलती हैं और हीरे मोती भी। सुनो विनोद, एक बात बोलूं? हाँ कहो। यह घर बेच देते हैं और बड़े भैया को उनका हिस्सा देकर बाबूजी का बोझ हल्का कर देते हैं। गांव कोई ज़्यादा दूर तो है नहीं, हम वहाँ रह लेंगे। खुशी के लायक अच्छे स्कूल हैं और अब तो बिजली भी आ गई है। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। विनोद, घर तो हम फिर भी ले सकते हैं, पर बाबूजी के खेत चले गए तो बाबूजी जी नहीं पाएंगे। हम बाबूजी के दुख का कारण बनकर खुश कैसे रह सकते हैं? हाँ सही कहा पूजा, हम घर वापस चलते हैं। फिर बस रोज सुबह आती ही है, 1 घंटे का ही तो सफ़र है। मैं उसी से नौकरी के लिए आ जाया करूँगा। विनोद और पूजा दोनों ने फैसला कर लिया। उसमें माँ और प्रकाश को शामिल कर लिया। बड़े भाई के पास जाकर उसने लिखित पेपर साइन करा लिए। वह अपना घर उनके नाम कर रहा है, बदले में गांव की संपत्ति से वो अपना हक छोड़ दें। विजय को फिर भी शर्म नहीं आई कि उसके कारण उसका भाई अपना घर तक उसे देने चला आया। मुझे तो अपना हिस्सा चाहिए था, चाहे जैसे मिले। यह लो, लिख भी दिया, दस्तखत भी कर दिए। अब मेरा तुम लोगों से सिर्फ नाम का ही रिश्ता है। तुमको मुबारक हो गांव का घर और खेत। अब जाओ यहाँ से। विनोद सबको साथ लेकर अपने गांव, अपनी माटी में लौट आया। मुरलीधर सो रहे थे। गाड़ियों की आवाज़ सुनकर बाहर निकल आए। विनोद, यह सब क्या है? तू यहाँ, यह सामान, कोई बताएगा क्या है सब? चरण स्पर्श बाबूजी। पूजा ने झुककर पैर छुए और कहा, हम अपने घर ही तो आए हैं बाबूजी, अब हमेशा आपके साथ और आपके पास रहेंगे। और घर का क्या? वहाँ कौन रहेगा? वो बड़े भैया को दे दिया बाबूजी। हमारे लिए आपकी खुशियाँ पहले हैं। हम जानते हैं यह खेत नहीं, आपके दिल का टुकड़ा है बाबूजी। अब आप निश्चिंत हो जाएं। भैया कभी भी इस घर और खेतों में हिस्सा लेने नहीं आएंगे। मुरलीधर की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। मेरे बच्चे, इतना बड़ा त्याग? सरला कहने लगी, मैं हमेशा से ही जानती थी विनोद में आपके गुण भरे हुए हैं। वो किसी को दुखी नहीं देख सकता। हम बहुत भाग्यशाली हैं जी, जो हमें पूजा जैसी बहू मिली। थैंक यू माँ। तो फिर इस बात पर मीठा हो जाए। पूजा दौड़कर मिठाई ले आई। उसके साथ ही मुरलीधर के चेहरे की रौनक लौट आई थी। मदन और रतन भी बहुत खुश नजर आ रहे थे, और क्यों न हो, उनके अन्नदाता की खेतों से उनका भरण पोषण हो रहा था। प्रकाश, यहाँ आ, मुरलीधर ने आवाज़ लगाई।
जी चाचा जी, प्रकाश ने पास आते हुए पूछा। एक बात बता, तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू विनोद को कुछ नहीं कहेगा, फिर उसके पास जाकर मुझसे किया अपना वादा तोड़ दिया। बता क्यों किया ऐसा? मुरलीधर ने कान पकड़ते हुए कहा। बताता हूँ, पहले आप कान छोड़िए चाचा जी। मुरलीधर ने कान छोड़ दिया। प्रकाश मुस्कुराते हुए अपना कान सहलाने लगा। अब बोल। चाचा जी, वादा तोड़ने के उपहार में मुझे आपकी खुशी मिल रही थी तो मुझे अधिक कीमती लगी। ऐसे वादे निभाने से क्या फ़ायदा चाचा जी? आपको दुखी देखकर जीवन भर मैं भी दुखी रहता और विनोद से झूठ बोलकर उसकी दोस्ती खो देता। मैं अपना दोस्त नहीं खो सकता चाचा जी। तुम बच्चों ने मेरी बची खुची इस जिंदगी को खुशियों से भर दिया। भावुक होकर मुरलीधर ने प्रकाश को गले लगा लिया। प्रकाश, चाचा जी से तेरा प्रेम मिलाप खत्म हो जाए तो चल यह सामान मिलकर अंदर रखवा दे। मदन, रतन, आओ तुम दोनों भी मदद करो, सरला ने आवाज़ लगाई। धीरे धीरे सब अपनी ज़िंदगी से सेट होने लगे। विनोद बस से ऑफिस जाने लगा। पूजा गांव के स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी और खुशी भी उसी स्कूल में पढ़ने लगी। विनोद और पूजा को बिना बताए एक दिन मुरलीधर शहर जाकर कार खरीद लाए और चुपचाप घर के सामने खड़ी कर दी और हॉर्न बजाने लगे। बाबूजी, यह गाड़ी और आप ड्राइविंग सीट पर। विनोद हॉर्न की आवाज़ सुनकर दौड़ कर आया। तू अपने बाबूजी को क्या सिर्फ ट्रैक्टर चलाने वाला समझता है क्या? अरे मैंने अपनी जवानी में जीप भी खूब दौड़ाई है। हाँ, यह बात और है कि वो जीप मेरी नहीं थी, पर यह कार तेरे लिए है विनोद। मुरलीधर हंस कर बोले। मेरे लिए? हाँ, अब तुम इसी से ऑफिस जाया करो। पर इसके लिए आपके पास पैसे कहाँ से आए बाबूजी? और बस ही सही, मेरा काम तो चल ही रहा था, फिर क्या ज़रूरत थी? विनोद ने कहा। पैसे की तुम चिंता मत करो, जो हमारा है वो सब अब तुम्हारा ही है, अब चाहे वो किसी भी रूप में हो। हमारे लिए तो बच्चों का साथ ही बहुत है। चिंता मत करो, न कर्ज लिया है न कुछ बेचा है। बुढ़ापे के लिए बैंक में एफडी कर रखी थी कि बच्चों ने साथ छोड़ दिया तो इसके सहारे जीवन काट लेंगे। वो एफडी पक गई थी तो सोचा तेरे लिए एक कार खरीद लूं, तो तुम्हें बस में धक्के नहीं खाना पड़ेगा। यह क्या बाबूजी, आपने मेरे लिए अपनी एफडी तोड़ दी? विनोद पिता के गले लग गया। तुम ही तो मेरे एफडी हो बेटे, मुरलीधर ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। बाबूजी, चाय। पूजा चाय लेकर आ गई। बहू, हमारे गांव से बाहर जो सड़क घर को जाती है ना, वहाँ किसी का जोर शोर से पूजन हो रहा था तो भीड़ बहुत थी। गाड़ी रोक कर पूछा तो पता चला एक बहुत बड़ा केंद्रीय विद्यालय खुलने वाला है, उसी का शिलान्यास समारोह चल रहा है। अरे वाह बाबूजी, तब तो खुशी को हम केंद्रीय विद्यालय में ही पढ़ाएंगे। पूजा खुश होकर बोली। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। खुशी अब केंद्रीय विद्यालय में 7वीं कक्षा की छात्रा थी। पूजा नौकरी छोड़कर घर पर ही गांव के बच्चों को ट्यूशन देने लगी थी। मुरलीधर ने अपने छोटे घर को बढ़ाकर 2 मंजिला बनवा लिया था, क्योंकि अब विनोद कंपनी में जीएमओ बन गया था। इधर विजय पिता के दिए संस्कार भूलकर मरीजों से मनमानी फीस वसूल कर अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा रहा था। जो घर विनोद ने अपने लिए खरीदा था वो बेचकर दिल्ली में अपना खुद का हॉस्पिटल खोल लिया था। राहुल कहाँ है? पता नहीं डैड, वो कब आता है कब जाता है, पता चले तो बताऊं। इतना कहकर रावी अपने रूम में चली गई। सुधा, यह रावी क्या कह रही है? राहुल का क्या चल रहा है? यह लड़का नीट की तैयारी कर रहा है या बस आवारागर्दी में बाप की कमाई उड़ाता रहेगा? मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ जी इस लड़के से, कभी पढ़ाई को लेकर सीरियस ही नहीं होता। सुधा दुखी होकर बोली। हाय मॉम, हाय डैड। बातचीत के बीच में राहुल भी आ गया और आते ही टीवी ऑन कर सोफे पर पसर गया। कहाँ थे बरखुरदार? दोस्तों के साथ घूमने गया था, और कहाँ? पढ़ाई वढ़ाई करनी है या बस यूं ही आवारागर्दी? नीट के बारे में क्या सोचा? ओ डैड, आप फिर नीट करने लगे। मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, कितनी बार कहूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है। डॉक्टर नहीं बनोगे तो फिर क्या बनोगे? यह इतना बड़ा हॉस्पिटल हमने तुम्हारे लिए ही खड़ा किया, इसे आगे चलकर तुम्हें ही तो संभालना है। डैड प्लीज़, मैंने कहा ना, मुझे आपके हॉस्पिटल और नीट दोनों में कोई दिलचस्पी नहीं है, और आप भी मुझे फोर्स करके समय ही खराब मत कीजिए। मुझे शांति से वो देखने दीजिए। राहुल चिल्ला कर बोला। राहुल, यह क्या तरीका है अपने डैड से बात करने का? सुधा गुस्सा होते हुए बोली। मॉम, अब आप भी शुरू मत हो जाओ। मैं आप दोनों से ही कह चुका हूँ कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मतलब नहीं बनना। सुधा के अत्यधिक लाड प्यार का नतीजा ही था कि राहुल पूरी तरह बिगड़ चुका था। सुनो, किस लहजे में बात कर रहे हो साहबजादे?
सुधा, मैं इसलिए तुम्हें टोकता था, इसे इतना अधिक लाड मत करो, बिगड़ जाए। विजय गुस्से से लाल हो रहा था। सब मेरी ही गलती है क्या? अरे तुम गांव के गंवार लोगों ने शहरों का कल्चर देखा कहाँ है? बच्चे इसी उम्र में मस्ती नहीं करेंगे तो बुढ़ापे में करेंगे। उसे डॉक्टर कैसे बनाना है यह मैं देख लूँगी, सुधा ताना मारते हुए बोली। सुधा और विजय दोनों डॉक्टर थे। समय की कमी होने के कारण दोनों बच्चों को समय कम दे पाते थे, तो उस प्यार की कमी अपने पैसों से पूरी करती रही। रावी तो मेडिकल की पढ़ाई करने लगी, पर राहुल उसकी एक न सुनता था। आज बाबूजी की एक बात याद आ रही थी। वो अक्सर कहते थे कि इंसान जैसा बीज बोएगा उसे वैसी फसल मिलेगी। मैं भी तो तुम्हारे बताए रास्ते पर चलकर आज रिश्तों से दूर एक अनाथ जैसी जिंदगी जी रहा हूँ। काश बाबूजी के बताए रास्ते पर चला होता तो यूं बेटे को बर्बाद होते न देखता। जब मैं ही जिंदगी की कसौटी पर खरा नहीं उतरा तो राहुल से क्या उम्मीद करूं? विजय मायूस होकर अपने कमरे की ओर चला गया। आज उसे घर की बहुत याद आ रही थी। इधर खुशी क्लास में अव्वल आकर हर साल माता पिता का नाम रोशन कर रही थी, और क्यों ना करे, आखिर उसमें संस्कार पूजा के थे और जीवन का सच्चा ज्ञान देने वाली दादी और दादा साथ ही थे। विनोद पैसों में कम होते हुए भी रिश्तों का धनी था। वहीं विजय सुधा और राहुल की बेरुखी सहन करते हुए अकेलेपन से जूझ रहा था। अब वो बाबूजी के पास आना चाहता था, उनसे माफ़ी मांगना चाहता था अपने किए गलतियों की, लेकिन आखिर आए तो किस मुँह से? इसलिए अपनी संतान की बेरुखी अपने खुद ही झेल रहा था, जैसे उसने बाबूजी के साथ किया था। आपको यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।